Good morning, students. It is our lecture 3 of chapter 6. Chapter 6 is ऊष्मागतिकी for the class 11th RBSc हिंदी मीडियम. देखिए, अभी तक हमने दो लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है. हमने पढ़ा है कि जो ऊष्मागतिकी है वो क्या होती है, प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पदों को हम काम में लेते हैं ऊष्मागतिकी में. ठीक है, मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है, कार्य को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाएं क्या होती हैं. ठीक है, उसके बाद हमने ऊष्मागतिकी का शून्य नियम पढ़ा था, जो ये कहता है कि यदि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्य में है, तापीय साम्य में है, तो वो परस्पर भी साम्य में होंगी. फिर उसके बाद हमने प्रथम नियम पढ़ा था, जो कि कहता है कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, मतलब वो एक रूप से दूसरे रूप में तो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन ना तो नष्ट हो सकती है ना उत्पन्न हो सकती है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने एंथैल्पियों के बारे में पढ़ा था. तो हमने बहुत सारी एंथैल्पीज के बारे में पढ़ा था कि एंथैल्पी जो है उसे हम एंथैल्पी को हम H से बताते हैं, ये एक अवस्था फलन है. ठीक है, और बहुत प्रकार की एंथैल्पियां थी. तो एंथैल्पी जो हमने बताई थी वो हमने कैलकुलेट किया था U प्लस PV से. ठीक है, तो डेल्टा H किसके बराबर हो गया था, डेल्टा U प्लस डेल PV के बराबर हो गया था, जिसको हमने डेल N, जिसको हमने आदर्श गैस समीकरण से डेल NG/RT भी निकाला था. ये हमने पढ़ लिया था. फिर हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था कि बहुत प्रकार की एंथैल्पी होती है. ठीक है, कौन कौन सी एंथैल्पियां पढ़ी, उदासीनीकरण, प्रावस्था संक्रमण और कणन की एंथैल्पी. ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था दहन की एंथैल्पी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सी एंथैल्पी पढ़ रहे हैं. अब हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी विलयन की एंथैल्पी. विलयन की एंथैल्पी, विलयन की एंथैल्पी. ठीक है, कि विलयन की एंथैल्पी क्या है. देखो, विलयन की एंथैल्पी का मतलब है कि जब हम विलयन की एंथैल्पी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन की एंथैल्पी को हम किससे बताते हैं, डेल्टा H सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब विलयन, विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं, एंथैल्पी होगी. यदि मानक विलयन की एंथैल्पी होती तो ऊपर नॉट आ जाता. ठीक है, अब ये जो विलयन की एंथैल्पी है इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि एक मोल विलायक को, एक मोल विलेय को विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन. ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है, विलयन की एंथैल्पी कहलाता है, जिसे हम इससे बताते हैं. अब आप देखो, ये दो प्रकार की मतलब ये कैसे होती है, ये होती है जालक की एंथैल्पी. डेल H का मतलब है जालक की एंथैल्पी प्लस किसकी एंथैल्पी, जालक की एंथैल्पी और जलयोजन एंथैल्पी, जलयोजन एंथैल्पी. यानी जालक, यदि जालक की एंथैल्पी ज्यादा होगी तो वो पदार्थ कैसा होगा, अविलेय रहेगा, अविलेय रहेगा. और यदि जलयोजन की ज्यादा होगी तो वो विलेय हो जाएगा. ठीक है, विलयन की एंथैल्पी के अतिरिक्त हमारे पास आती है, तो यानी हम जल योजन का मतलब जो हम विलायक ले रहे हैं, यदि हम विलायक क्या ले लें, जल ले लें, तो वो जल योजन की एंथैल्पी हो जाएगी. ठीक है, तो अब ये जालक की एंथैल्पी क्या है, तो ये जो जालक की एंथैल्पी है, देखो अब है जालक एंथैल्पी. ठीक है, जैसे विलयन की एंथैल्पी थी ऐसे ही है जालक एंथैल्पी. जालक एंथैल्पी को हम किससे बताते हैं, डेल्टा H और जालक. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक मोल आयनिक यौगिक को, एक मोल आयनिक यौगिक को अपने अवयवी आयनों में, अपने अवयवी आयनों में तोड़ने में प्रयुक्त एंथैल्पी परिवर्तन, तोड़ने में
ठीक है, मतलब आयनों, एक मोल आयनिक यौगिक को अपने अवयवी आयनों में तोड़ने के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन, क्या कहलाता है? जालक एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है जालक एंथैल्पी जो है उसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब एक NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसको आपने तोड़ा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, तो जो डेल्टा H जालक आएगा, कुछ भी वैल्यू यदि आती है आपके पास, तो वो क्या हो जाएगी? लेटिस एंथैल्पी हो जाएगी, ये जालक एंथैल्पी हो जाएगी। जैसे मैं यदि आपको बताऊं कि जालक एंथैल्पी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जालक एंथैल्पी एक आयनिक यौगिक को आपने इसके अवयवी आयनों में तोड़ा, तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करते हैं किससे? बॉर्न-हैबर चक्र से करते हैं। किससे करते हैं? बॉर्न-हैबर चक्र से करते हैं। तो देखिए इस बॉर्न-हैबर चक्र में क्या है, इसमें सबसे पहले इसमें 3 होती है। पहले सोडियम है, जैसे NaCl के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ये सॉलिड था और ये गैसियस है, गैसियस आयन है। अपने अवयवी आयन कौन सी अवस्था में? गैस में। तो NaS है, इसको आपने किसमें बदला? Na गैस में बदला, ठीक है। तो ये क्या हुई? ये ऊर्ध्वपातन की पहला प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन, जब किसी ठोस को गैस में बदलते हैं, ठीक है। तो ये एंथैल्पी परिवर्तन इस टाइम पर क्या हो गया? सब्लिमेशन वाला, ऊर्ध्वपातन वाला, जिसको सब्लिमेशन लिख रहे हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। दूसरा है, अब ये जो गैस आई है इसका आपने क्या किया? आयनन किया, आयनन एंथैल्पी, ठीक है। आयनन एंथैल्पी में क्या हुआ? ये आयन में बदल गया, तो क्या हुआ? आयनाइजेशन एंथैल्पी में परिवर्तन हो गया, आयोनाइजेशन। मतलब आप इसको हिंदी में लिखना चाह रहे थे, हिंदी मीडियम के हैं तो आयनन के एंथैल्पी परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। इसका हो गया जालक, सॉरी ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन, क्लियर। तीसरे प्रोसेस में क्या हुआ कि आपके पास क्लोरीन का एक अणु है, इसका आपने क्या किया? बंध वियोजन, ठीक है। तो बंध वियोजन किया आपने Cl2 का, तो जब आप इसका बंध वियोजन करेंगे तो क्या होगा? बंध वियोजन करने पर आप देखिए कि किसमें बदल जाएगा? ये एक परमाणु में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पर जो बंध वियोजन एंथैल्पी हो जाएगी, क्लियर। चौथे प्रोसेस में क्या होगा? फोर्थ प्रोसेस में है आपके पास कि अब आप क्या कर रहे हैं? बंध वियोजन के बाद इसका ये Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें बदलेगा? नेगेटिव में, ठीक है। ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई है, ठीक है, क्लियर। तो डेल्टा H हो गई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई। और पांचवे में क्या है? पांचवे में सोडियम आयन प्लस Cl आयन जो आपने बनाए हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं? NaCl सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आपके पास जो फिफ्थ प्रोसेस है, ठीक है, उस फिफ्थ प्रोसेस में क्या हो रहा है कि योग हो रहा है। तो NaCl अब यहां पर बन रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन की एंथैल्पी होगी। फॉर्मेशन का मतलब संभवन की एंथैल्पी, तो मतलब ये जो आपने मतलब आपने यानी कि जब हम जालक एंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे
तो इसको तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता बनी हुई है उतनी इन दोनों से ये बनेगा तो मुक्त होगी। तो बॉर्न हैबर साइकिल में हम क्या करते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल जो है उसमें बॉर्न हैबर साइकिल में जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है वो कितनी होती है, वो होती है, कैसे निकालते हैं, उसमें जो बॉर्न हैबर साइकिल में जो निकलती है वो इन सब का योग होती है। क्या होती है, इन सब का योग होती है। ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी ये सारी, ये भी प्लस होगी, ये भी प्लस होगी, ये भी प्लस होगी, ये माइनस होगी और ये प्लस होगी। तो जो आपकी लेटिस माने जालक की जो एंथैल्पी का परिवर्तन होगा वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 होगा, इन सब का सम होगा। जालक एंथैल्पी हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब इसके बाद हमारे पास आती है बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, बंध वियोजन एंथैल्पी, एक एंथैल्पी और बची है दैट इज बंध वियोजन एंथैल्पी। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है बंध वियोजन एंथैल्पी, ठीक है, यानी डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन, बंध वियोजन एंथैल्पी। अब बंध वियोजन में देखो यदि अणु कैसा है, द्विपरमाणु है, अणु आपका द्विपरमाणु भी हो सकता है और बहुपरमाणु भी हो सकता है। ठीक है, तो जो द्विपरमाणु अणु है उसमें जो बंध वियोजन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी कि बंध वियोजन एंथैल्पी का मतलब है गैसीय अवस्था में एक मोल सहसंयोजक यौगिक के अपने परमाणु में बदलने के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन, के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाएगा, बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब जैसे मान लो द्विपरमाणु अणु है तो Cl2 टूटा, Cl एक द्विपरमाणु अणु था, ये वियोजित हो गया। ये हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ी है हमने, कर्नल एंथैल्पी पढ़ी है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो कर्नल एंथैल्पी हो गई है, क्लियर है ना। लेकिन यदि बहुपरमाणु अणु है तो ये कैसे होगी, जैसे CH4 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ये सॉलिड था, इससे आपने कार्बन और हाइड्रोजन को बनाया। ठीक है, तो इस टाइम पर इस पूरे यौगिक को, ये एक मोल यौगिक है, गैसीय अवस्था में एक मोल सहसंयोजक यौगिक के अपने परमाणु में बदलने के दौरान, ठीक है, जो एंथैल्पी, जो डेल्टा एच आएगा वो बंध वियोजन एंथैल्पी होगी। क्लियर। और यदि हमें औसत बंध ऊर्जा निकालनी है, औसत बंध ऊर्जा, एवरेज एंथैल्पी निकालनी, ऊर्जा और वैकेंसी एंथैल्पी, आप एंथैल्पी से समझो, औसत बंध एंथैल्पी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो भी बंध वियोजन की ऊर्जा आ रही है आपकी, ठीक है, जो भी बंध वियोजन ऊर्जा आपकी आ रही है उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, क्योंकि यहाँ पर सारे बंध कैसे हैं, सारे समान प्रकार के बंध हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़ते हैं एंट्रोपी। तो ये आपको मैंने लगभग सभी प्रकार की एंथैल्पीज बता दी है। एंथैल्पी में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि उस एंथैल्पी का मतलब क्या है। और क्वेश्चन तो जनरली आसान ही होते हैं, क्योंकि एंथैल्पी वाले क्वेश्चन जो है वो आसान है, जबकि कार्य की गणना वाले क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे एंट्रोपी, ठीक है, क्या होती है, दूसरा गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, और स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए
ठीक है, एंट्रोपी को हम किससे बताते हैं? एस से बताते हैं एंट्रोपी को। क्लियर? ये भी क्या है? एक अवस्था फलन है। तो एंट्रोपी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता पड़ना चाहिए कि स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। यानी स्वतः प्रक्रम जैसा नाम से पता पड़ रहा है, जिनको करने के लिए हमें किसी बल की आवश्यकता ना पड़े, किसी फोर्स को अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। तो अब हमारे पास आ गया स्वतः प्रक्रम। सबसे पहले हमें देखना है कि स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। सबसे पहले स्वतः प्रक्रम जिनके लिए बाह्य बल की आवश्यकता ना हो, बाह्य बल की आवश्यकता ना हो, यानी हमें किसी फोर्स की जरूरत ना पड़े, वो प्रोसेस। जैसे पानी जो है, पानी क्या हमेशा ऊपर से नीचे बहता है अपने आप, तो पानी का फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ऊष्मा जो है वो गर्म से ठंडे की हो जाती है, गैस जो है वो क्या करती है, अधिक दाब से कम दाब की हो जाती है। तो ये प्रोसेस सारे के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? स्वतः प्रक्रम होते हैं। अब ठीक है, तो सारे प्रोसेस स्वतः प्रक्रम होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से क्या मतलब है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि जब हम स्वतः प्रक्रम की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास उत्तेजन के लिए है ना, तो अब हमारे पास आता है क्या? एंट्रोपी। कि एंट्रोपी क्या है? देखो एंट्रोपी को एस से बताते हैं। क्लियर? एंट्रोपी को किससे बताते हैं? एस से बताते हैं। एंट्रोपी किस चीज को बताती है? अव्यवस्था को बताती है। अव्यवस्था, रैंडमनेस को बताती है, डिसऑर्डर को बताती है। गैसों में सबसे ज्यादा अव्यवस्था होती है, इसलिए गैसों की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, ठीक है। जबकि द्रव की उससे कम और ठोस की तो सबसे कम होती है, क्योंकि ठोस में तो जो परमाणु है वह व्यवस्थित रूप में होते हैं। तो जितनी ज्यादा अव्यवस्था उतनी ज्यादा एंट्रोपी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंट्रोपी अव्यवस्था की। अब जो एंट्रोपी है वो होती क्या है, उसको हम बताते हैं Q रिवर्सिबल अपॉन T, यानी रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। क्लियर? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी जो है वो Q रिवर्स अपॉन T है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि जो एंट्रोपी है इससे निकालेंगे हम, तो एस ब्रह्मांड की, यानी ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या होगी? पहली बात एंट्रोपी किस चीज को बताती है? इसको बताती है। दूसरा, तीसरा, ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी? निकाय की और परिपार्श्व की एंट्रोपी होगी, परिपार्श्व की एंट्रोपी होगी, इन दोनों का सम होगी, ठीक है। अब निकाय, मान लीजिए निकाय ऊष्मा दे रहा है, माना निकाय ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, तो इसकी एंट्रोपी कैसी होगी? प्लस होगी। और परिपार्श्व, और यदि परिपार्श्व ऊष्मा दे रहा है तो इसकी एंट्रोपी कैसी होगी? माइनस। तो जो एस ब्रह्मांड की एंट्रोपी हो गई वो क्या हो गई? शून्य हो गई। कब? शून्य का मतलब नियत हो गई, कांस्टेंट हो गई, नियत हो गई। कब? उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गए, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गए, ठीक है। लेकिन यदि प्रक्रम कैसा है? अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कौन से होते हैं? जो स्वतः प्रक्रम होते हैं, जितने भी प्रक्रम स्वतः होते हैं वो सारे के सारे स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, और उनकी जो एंट्रोपी होती है वो कितनी होती है? वो उनकी एंट्रोपी जो है वो आप किससे निकालते हैं? वो होती है आपकी हमेशा 0 से ज्यादा होती है, ठीक है। हमेशा उनकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो जो एंट्रोपी है वाकई में वो क्या है? डेल्टा एस जो है वो उत्पाद की एंट्रोपी माइनस क्रियाकारक की एंट्रोपी होगी, क्रियाकारक की। और जिनमें एंट्रोपी नियत रहती है उन्हें हम कैसे प्रक्रम कहते हैं? सम एंट्रोपिक कहते हैं, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। सम एंट्रोपी ये तो नियत हो गई, यहाँ तो सम एंट्रोपी जिनमें एस जो है वो कैसी हो? नियत हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या हो गई? G बराबर H माइनस टी एस हो गई।
और इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई कैलोरी पर डिग्री, ठीक है, या जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। क्लियर। अब जब आप एंट्रोपी निकाल रहे हैं तो अब एंट्रोपी, फिर अब आपके पास आता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ठीक है, ये क्या है, ये है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसे हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज, जिसमें एच एंथैल्पी है, एस एंट्रोपी है, टी ताप है और जी क्या है, मुक्त ऊर्जा है। गिब्स मुक्त ऊर्जा है। तो अभी सबसे पहले आप गिब्स मुक्त ऊर्जा देखिए। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो क्या है, उसको हम जी से बताते हैं। डेल्टा जी जो है माइनस आर टी एल एन के, यानी आप साम्य स्थिरांक से मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के मध्य जो संबंध होता है डेल्टा जी हम यहाँ से निकालते हैं। एक्चुअली में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो वैसे तो होती क्या है, देखो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के होती है। तो साम्य पर डेल्टा जी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इसके बराबर आ जाती है माइनस आर टी एल एन के बराबर आ जाती है। तो आपको ये दोनों, यानी कि साम्य स्थिरांक और गिब्स मुक्त ऊर्जा के मध्य क्या संबंध है आप वहां से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये हो गई, समीकरण ये हो गया डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब इसमें अब आप देखो यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है ये यहाँ पर आपको कह रहा है कि मुक्त ऊर्जा को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में आपको क्या चीज देखनी है, इसको हम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कि यदि डेल्टा जी, देखो क्या कि अब आप देखो डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी और प्रक्रम, आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, डेल्टा एच, डेल्टा एस। पहला प्रश्न, यदि डेल्टा एच का मान माइनस है और डेल्टा एच माइनस है और डेल्टा एस प्लस है। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी। इफ एंथैल्पी इज नेगेटिव, ठीक है, यदि ये माइनस होगी और ये माइनस होगी तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा जी कैसी हो गई, डेल्टा जी जो है वो डेल्टा जी कैसी हो जाएगी, डेल्टा जी यानी कि कोई भी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी। अब आप देखो यहाँ पर जो है डेल्टा जी है ना, इसमें 2 चीजें हैं। यदि डेल्टा जी 0 होती है तो अभिक्रिया कैसी होती है, साम्यवर होती है। यदि डेल्टा जी नेगेटिव है तो अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रक्रम होगा। और यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो कैसी होगी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, अस्वतः प्रक्रम होगा, अस्वतः प्रक्रम। ठीक है, तो हम डेल्टा जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली प्रक्रिया है कि डेल्टा एच की वैल्यू माइनस हो, ये भी माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा जी हमेशा माइनस होगी, यदि डेल्टा एच माइनस है तो ये हमेशा माइनस होगी। तो उस केस में प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः, क्योंकि डेल्टा जी कैसा है, माइनस है। अभी दूसरी स्थिति ये हो गई कि डेल्टा एच प्लस है, यदि ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में, ठीक है, तो डेल्टा जी है ना, यहाँ पर डेल्टा जी हमेशा प्लस होगा और प्रक्रिया कैसी होगी, अस्वतः है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि यदि डेल्टा एच की वैल्यू माइनस है, डेल्टा एस की वैल्यू प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो डेल्टा जी, अरे भाई ये यदि ये माइनस है और ये कैसा है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाएगा। तो डेल्टा जी हमेशा माइनस होगा। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो उन दोनों के, ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा जी ऑलवेज विल बी प्लस। अब आपके पास तीसरा प्रोसेस आता है
डेल्टा एच कैसा हो, यदि दोनों ही पॉजिटिव हो। यहाँ पर आपके पास प्रोसेस आता है, देखो यदि ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या चीज हो गई, यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट हो गया कि कम ताप है, यहाँ पर दो प्रोसेस हो गए, एक कम ताप है और एक ज्यादा ताप है। यदि देखो ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस माइनस होने के कारण ये कैसा हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गई टोटल वैल्यू। यदि ताप कम है तो ये वैल्यू कम होगी, तो उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और यदि ताप ज्यादा है तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो यदि ये प्लस है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, अस्वतः है, अस्वतः है, और ये कैसा हो जाएगा, स्वतः है। क्लियर। फिर इसी तरीके से फोर्थ प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस में क्या कहा जा रहा है, फोर्थ प्रोसेस में कहा जा रहा है दोनों ही माइनस हो, यदि ये माइनस है, अगेन कम ताप, कम टेम्परेचर और ज्यादा ताप, ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस, का माइनस माइनस ही क्या हो गई, प्लस हो गई पूरी की पूरी। कम ताप पर ये, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो प्रोसेस कैसा हो गया, जी की वैल्यू कैसे होगी, माइनस हो गई, प्रोसेस कैसा हो गया, स्वतः हो गया। और इस केस में प्रोसेस कैसा हो गया, अस्वतः हो गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, एस है, सदैव बढ़ती है, सदैव बढ़ती है, सदैव बढ़ती है, ठीक है। और तृतीय नियम क्या कहता है, तृतीय नियम कहता है कि यदि, तृतीय नियम कहता है कि शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ, तृतीय नियम क्या कहता है कि शुद्ध, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी परम ताप पर शून्य होती है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो देखो आपको जो तृतीय नियम है वो क्या कह रहा है कि शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी परम ताप पर शून्य होती है। तो जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 to T CP D ln T, मतलब CP D ln T, CP डेल्टा S किसके बराबर है, CP स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, D ln T। हमने इस पर इंटीग्रेशन किया है, लिमिट लगाई है टेम्परेचर की 0 से T तक, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2.303, ठीक है, 0 to T CP D log T, ठीक है। तो हम इससे जो है वो एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है किरचॉफ समीकरण, किरचॉफ समीकरण, इसके न्यूमेरिकल हो सकता है आए कुछ भी। ये किरचॉफ समीकरण जो है, मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया हुई है, ठीक है, तो उस अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है, यानी T1 ताप पर अभिक्रिया एंथैल्पी कितनी है, अभिक्रिया एंथैल्पी का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट 1, और T2 ताप पर यदि अभिक्रिया एंथैल्पी है H2, ठीक है। तो डेल्टा H किसके बराबर होता है, CP D ln T के बराबर होता है। ये है वैसे तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये आपको पता है एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, CP और D ln T2, यदि आप लिमिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, T1 से T2 D ln T। क्लियर है ना। या फिर आप इसको ऐसे मत सॉल्व कीजिए, आप इसको ऐसे देख लीजिए, CP आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये जो है इसको आप ऐसे याद करिए, H2 minus H1 equals to CP T2 minus T1। तो
H2 माइनस H1 किसके बराबर हो गया, एंथैल्पी में परिवर्तन, स्थिर दाब पर उष्माधारिता, ताप में परिवर्तन। तो यदि किरचॉफ समीकरण क्या कह रहा है, अभिक्रिया एंथैल्पी के बारे में बता रहे, कब, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर। और यदि वो स्थिर आयतन पर बताएगा तो यही रिएक्शन कैसे हो जाएगी, डेल U बराबर CV डेल, ये मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि स्थिर आयतन पर जो आंतरिक, स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा लेते हैं और स्थिर दाब पर एंथैल्पी लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डेल्टा H बराबर CP डेल्टा T और डेल्टा U बराबर CV डेल्टा T, इससे आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो किरचॉफ समीकरण तो ये कह रहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक समीकरण और आता है जिसे हम कहते हैं हैज समीकरण। ठीक है, हैज समीकरण क्या कहता है कि यदि कोई एक अभिक्रिया है, जैसे ए से, ए जो है वो डायरेक्ट बी में बदल रहा है, एक क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है, और एक, तो ये तो यहाँ पर एक डायरेक्ट क्रिया होगी कि ए से बी में करना, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा इस क्रियाकारक से इसमें, और एक ये हो कि ए पहले एक्स में बदले, फिर वाई में बदले, फिर जेड में बदले और फिर जाके बदले। तो यहाँ पर ये ए से बी में जो बदल रहा है वो 1, 2 और 3 और 4 स्टेप में बदल रहा है। तो जो हैज है, हैज ने क्या कहा, हैज ने कहा कि यदि कोई अभिक्रिया एक पद में होती है या विभिन्न पदों में होती है, ठीक है, तो हैज समीकरण के अनुसार अनेक पदों में होने वाली अभिक्रिया का एंथैल्पी, मानक एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रियाओं का मतलब एक पद में होने वाली अभिक्रिया, एक पद में होने वाली अभिक्रिया की एंथैल्पी अनेक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं की मानक एंथैल्पी का योग होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपका चेंज है, मान लीजिए वो आपका हीट ऑफ रिएक्शन ये है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपकी अभिक्रिया की एंथैल्पी हो गई। क्लियर, ये जो है अभी यहाँ पर पहले ए एक्स में बदला, फिर एक्स से वाई में, वाई से जेड में, जेड से बी में, तो यहाँ से ये कितने पद में गई, 4 पद में गई। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, डेल्टा एच 1 स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा एच नॉट 2 प्लस डेल्टा एच नॉट 3 प्लस डेल्टा एच नॉट 4। वो ये कह रहा है आपसे, ठीक है, कि जो सभी अभिक्रियाओं की जो एंथैल्पी आ रही है, मतलब आप यदि देखो, यदि सबकी मानक ले रहे हैं तो सबकी मानक लोगे, यदि ऐसा नहीं हो सकता है एक की मानक लो या सबकी बिना से लोगे। ये इसकी अभिक्रिया, ये पहले पद की अभिक्रिया एंथैल्पी है, दूसरे पद की अभिक्रिया एंथैल्पी है, तीसरे पद की अभिक्रिया एंथैल्पी है और ये चौथे पद की अभिक्रिया एंथैल्पी है। तो हैज नियम क्या कहता है कि जो पदों में हो रही है, तो पद में होने पर भी जो उसके एंथैल्पी परिवर्तन आएगा वो एक पद में होने वाली अभिक्रिया एंथैल्पी के में परिवर्तन के बराबर होगा, वो ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया है। आप इसको करें, कुछ नहीं आता तो पूछें। थैंक यू।